महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आ चुका है। अब्दुल करीम टुंडा बरी कर दिए गए हैं। सभी आरोपों से अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। अजमेर की टाडा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 30 साल बाद टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 1993 सिलसिलेवार बम धमाके मामले में यह बड़ा फैसला आया है। अन्य दो आरोपी हमीदुद्दीन और इरफान दोषी करार दिए गए हैं। हमीदुद्दीन और इरफान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा बरी हो गया है। सभी आरोपों से अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। अजमेर की टाडा कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है। 30 साल बाद यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला अदालत की तरफ से आया है। 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं सबसे पहले किस तरीके से अदालत के इस फैसले का इंतजार था, जो अब आज आया है। अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है और वहीं इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। करीब 30 साल बाद यह फैसला आया है और आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट पहुंची थी और आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इससे पहले 2004 में भी फैसला सुनाया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी थे, जिनमें से 2 को दोषी करार दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है, लेकिन मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे। इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहाँ भी यही हुआ। अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है, इसकी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। क्या कारण रहे जो बरी वो कांड फैसला आएगा, अभी देख के बताएंगे। अब अगला निर्णय क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। तो सीरियल बम ब्लास्ट केस क्या था? साल 1994 में केस ये हुआ था रजिस्टर। टाडा कोर्ट ने 28 फरवरी 2004 को सभी 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आइए सीधा रुख करते हैं। अशोक भाटी हमारे अजमेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इंतजार इस केस की फैसले का था, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा बरी आया है। क्या कुछ कहा है अदालत ने, विस्तार से बताएं। फैसला आ गया है और अब्दुल करीम टुंडा को यहाँ पर जो है बरी के आपको दिखाना चाहेंगे, और जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को बाहर लेकर आया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है अब्दुल करीम टुंडा केवल जिनको बरी किया है उनको जो है बाहर लेकर आया गया है। और अंदर वो क्या कारण रहे ये चीजें जो है वो देखने बात होगी। क्या कारण क्या अशोक, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, हम समझ सकते हैं, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहां भीड़ भाड़ होगी, लेकिन आपसे कोशिश करते हैं थोड़ा जब आप नेटवर्क में आए तो आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक जानकारी के जरिए पहुंचे। अशोक भाटी अजमेर संवाददाता जो इस आज की अदालत की प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए थे, उनकी तरफ से खबर आई है निकलकर बड़ी कि 2 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और एक आरोपी यानी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। और हाईकोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को तलब किया है। भर्ती परीक्षा के पेपर के मामले में अध्यक्ष से जवाब मांगा गया है। 7 मार्च को अध्यक्ष को जवाब समेत कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने पैरवी की। हाईकोर्ट जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई है। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ हुआ है अदालत में, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में जो सवाल आए थे लगभग 108 सवाल ऐसे थे जिन पर जो अभ्यर्थियों ने
ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, लेकिन राज्य कर्मचारी भर्ती बोर्ड ने इन सभी ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करके और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। आज सुनवाई में जस्टिस समीर अहमद की अदालत ने जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको तलब किया है। 8 तारीख को पूरा रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात की चिंता भी जताई है कि जिस तरीके से जो ऑब्जेक्शंस हैं 108 सवालों पर उनको दरकिनार किया गया है, उनको डिलीट किया गया है, ये सही नहीं है। और इस मामले पर अब जो चेयरमैन हैं उनसे उनको कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं। 7 तारीख को जो जिस तरीके से राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है क्यों इनको डिलीट किया है, क्या ऐसी संभावना थी, इन ऑब्जेक्शंस को पर अमल क्यों नहीं किया गया, तो इस भर्ती पर ही हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये देखना है कि 7 तारीख को हाईकोर्ट में जब राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन इन सवालों के जवाब लेकर क्या जाते हैं, किस तरह के उनके जवाब होंगे, क्यों उन्होंने डिलीट किए, ये कोर्ट में ही तय हो पाएगा, पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा, इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए आपका। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी अवकाश, सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, निरस्त कर दी हैं। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश निरस्त किए गए हैं। स्वीकृत अवकाश यानी जो अप्रूव हो चुकी हैं छुट्टियां, सीसीएल और पीएल भी निरस्त कर दी गई हैं। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। उदयपुर समेत कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षक संगठनों ने अवकाश निरस्त करने का विरोध जताया है। तो बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से सभी अवकाश टीचर्स के निरस्त कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अवकाश निरस्त किए हैं और ये इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जो स्वीकृत अवकाश यानी पहले से जो अप्रूव हो चुकी हैं छुट्टियां या फिर सीसीएल हैं, पीएल हैं, सभी कैंसिल कर दी गई हैं। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। उदयपुर समेत कई जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं और इस बीच शिक्षक संगठनों को जब ये जानकारी लगी तो उनकी तरफ से अवकाश निरस्त करने का विरोध जताया जा रहा है। विभाग का तर्क है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षकों की कमी के चलते अवकाश निरस्त किए गए। वहीं जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि ये सही नहीं है। शिक्षक संगठनों की तरफ से अवकाश निरस्त किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोर्ड की परीक्षाओं के चलते सभी अवकाश शिक्षा विभाग की तरफ से निरस्त कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने इस निरस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया है। वराहा इंफ्रा लिमिटेड ग्रुप पर रेड जारी है और जोधपुर में आईटी की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। 50 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और विदेशी मुद्रा मिलने की सूचना है। आयकर चोरी को लेकर बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। तो वराहा इंफ्रा लिमिटेड पर रेड डाली गई है। जोधपुर में आईटी की कार्रवाई का यह चौथा दिन है और 50 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मचारी, अधिकारी कार्रवाई में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ग्रुप के ठिकानों से कैश, सोना और विदेशी मुद्रा मिलने की सूचना मिल रही है। आयकर चोरी को लेकर भी बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। इनकम टैक्स की बड़ी टीम इस कार्रवाई में जुटी हुई है। 50 से ज्यादा इनकम टैक्स के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जो इस कार्रवाई में शामिल हैं और इस दौरान जानकारी मिल रही है कि नकदी, सोना और विदेशी करेंसी भी मिली है। तो जोधपुर में वराहा इंफ्रा ग्रुप पर यह आयकर के छापे का चौथा दिन है। लगातार चौथे दिन ये आयकर अधिकारी जांच की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आयकर छापों में अब तक 1 करोड़ कैश जब्त किया गया है। छापे की कार्रवाई में 1 करोड़ 90 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। 15 से ज्यादा शेल कंपनियों से काले कारोबार का खुलासा भी सामने आ रहा है। शेल कंपनी से अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। शेल कंपनीज की आयकर विभाग गहनता से जांच कर रहा है। ग्रुप संचालक मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शेल कंपनी के डमी निदेशकों से भी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ा ये मामला सामने निकलकर वराहा इंफ्रा ग्रुप का काली कमाई का सामने आ रहा है और इसको लेकर यहां लगातार इनकम टैक्स की बड़ी टीम अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है और कई बड़े खुलासे भी यहां पर हो रहे हैं और पूछताछ का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। शेल कंपनीज बड़ी मात्रा में यहां पर कहें कि बड़ी संख्या में यहां पर
सामने आई हैं। उन शेल कंपनीज के जरिए ही यह काला खेल खेला गया है और उसी की जांच यहां पर की जा रही है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं पिछले 4 दिनों से, इस वक्त की अपडेट उनसे लेते हैं। तो पूछताछ भी हो रही है और कई सारे जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है इनकम टैक्स की बड़ी टीम की तरफ से। चंद्रशेखर, जब लगातार कार्रवाई की जा रही है, करीब 50 से अधिक आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी घर में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात करें तो घर में जितने भी लोग थे, जिसमें परिवार के सदस्यों के अलावा यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को सभी को जो है घर से बाहर नहीं आने दिया गया है। सभी के मोबाइल बंद करवा दिए गए हैं और लगातार आयकर विभाग के कर्मचारी जो है सारे दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। हालांकि सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और जो कीमती धातु है जिसमें सोना और आभूषण इत्यादि मिले हैं। और इसके अलावा जो अगर बात करें तो जो बेनामी संपत्ति का आय व्यय का ब्यौरा भी इनके पास से जो है जब्त होने की जो खबर आ रही है। साथ ही बात करें तो जो पूरा इन्होंने आयकर चोरी का जो खेल को अंजाम दिया है, ये सेल कंपनियों के माध्यम से दिया है, जो कि छद्म दस्तावेजी कंपनियां होती है जो कि सिर्फ पेपर्स में होती है, उनके माध्यम से जो है आयकर चोरी की गई है। और अब संभवतः आज शाम को या कल जो है पूरी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद बड़ा खुलासा होगा। और ये माना जा रहा है कि अब तक की जोधपुर के इतिहास की सबसे बड़ी जो है आयकर विभाग की चोरी का मामला जो है सामने आ सकता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आप नजर बनाए रखें, जो भी जानकारी मिलती है दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयकर विभाग की तरफ से छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। चौथा दिन है आज। 50 से ज्यादा इनकम टैक्स के कर्मचारी जुटे हुए हैं कार्रवाई को अंजाम देने। शेल कंपनीज का खुलासा हुआ है। शेल कंपनीज के जरिए ऐसे डमी डायरेक्टर्स वहां बना दिए गए और शेल कंपनी के जरिए वहां नुकसान दिखाने की बात सामने आ रही है और बड़ा खेल यहां पर पैसों का हेरफेर का सामने आ रहा है। और यह भी बात निकल कर आ रही है सामने कि कैश, विदेशी करेंसी और सोना भी जब्त किया गया है। अच्छा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज होनी है और गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा होनी है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में बैठक होगी। पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौजूदा सरकार की तरफ से मंत्रिमंडलीय समिति की आज बैठक होनी है और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। और मुख्य तौर पर जो आखिरी 6 महीने थे सरकार के कार्यकाल के, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में आज बैठक होगी और 6 महीने के फैसलों की मुख्य तौर पर समीक्षा होगी। जो 6 महीने आखिरी कार्यकाल के थे, कार्यकाल के आखिरी 6 महीने थे अशोक गहलोत सरकार के, उनके फैसलों की समीक्षा की जाएगी। उन फैसलों की समीक्षा करते हुए ये जाना जाएगा कि आखिर जो फैसले लिए गए वो कितने जनता के हित में थे और किस जल्दबाजी में फैसले लिए गए, कितनी उनकी जरूरत थी। इसी लिहाज से समीक्षा होगी। बाबूलाल दायल हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो बाबूलाल, पहले भी ये जानकारी आई थी कि समीक्षा की जाएगी, अब मीटिंग के जरिए इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। पहले भी एक बैठक हो चुकी है और आज फिर से जो है मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हो रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में नॉन बीएसआर की कीमतों को यानी कि नजरअंदाज करके, बीएसआर की दरों को नजरअंदाज करके काम दे दिए गए थे और बीजेपी की सरकार आने के बाद इनको लगता है कि उसमें सैकड़ों करोड़ रुपयों का घपला किया गया और मनचाही दरों पर लोगों को काम दिए गए और इससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। तो उसको लेकर के और समीक्षा बैठकें लगातार चल रही हैं। उन कामों की पड़ताल की जा रही है जिनमें भ्रष्टाचार हुआ था। तो परतें उधेड़ने की कोशिश हो रही है भजनलाल सरकार की ओर से। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के कार्यकाल में जो जो काम हुए, जो जो फैसले लिए गए, अब उनमें देखा जा रहा है कि किसमें कितनी अनियमितताएं हुई, कितना भ्रष्टाचार हुआ। तो उसको लेकर समीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, उसकी बैठक आज भी होने जा रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर उसकी अध्यक्षता करेंगे और कई और मंत्रियों को बुलाया गया है। जिन भी महकमों से जुड़े हुए प्रकरण हैं उनके मंत्रियों को बुला करके और चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरी 6 महीनों में सरकार ने जल्दबाजी में चहेतों को उपकृत करने के लिए जिस तरह से नियमों को, कानूनों को धक्का बताया, तो उनका जितने भी जो फैसले लिए गए थे उनकी पड़ताल करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। बाबूलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में टिकटों का काउंटडाउन चल रहा है क्योंकि बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक आज शाम को होगी और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद
पहली सूची बीजेपी की तरफ से आ सकती है लोकसभा उम्मीदवारों के तौर पर। आज सीईसी में 8 से 10 नामों पर, राजस्थान की अगर बात करें तो 8 से 10 नामों पर मोहर लग सकती है, नाम सामने आ सकते हैं। एक कैटेगरी की सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। एक कैटेगरी वो सीटें, ये कहें कि बीजेपी का जो एक तरीका होता है वो ये सीटें जहां पर कंफर्टेबल है, जो बीजेपी के किले हैं, गढ़ हैं, जहां पर ज़्यादा दिक्कत बीजेपी को लगता है कि नहीं होने वाली है चुनाव में और उम्मीदवार भी वहां पर मजबूत हैं। उस लिहाज से एक कैटेगरी की इन 8 से 10 सीटों में आज प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और पिछली बार जिन सीटों पर कम अंतर से मिली जीत, वहां पर पार्टी पहले उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ये भी दूसरी बात निकल कर सामने आ रही है। और जो सीटें हैं उनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर, जालोर, सिरोही सीट पर उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। 12 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। आज का दिन अहम है राजस्थान में लोकसभा टिकटों के फैसलों को लेकर। बीजेपी के अगर खेमे की बात करें, बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, तो आज नजर सबकी दिल्ली पर होने वाली सीईसी की बैठक पर है, क्या लग रहा है, क्या खबर आ रही है, कितनी सीटों की और कौन सी सीटों की घोषणा की जा सकती है? जी, माना यही जा रहा है कि 8 से 10 सीटों का ऐलान हो सकता है पहली सूची में। और कहा तो ये जा रहा है कि जिन सीटों पर पार्टी मजबूत रही है, जहां पर जीत का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा रहा है, या तो पहले उन सीटों के नामों पर ऐलान होगा, या फिर जो सीटें कमजोर हैं, जहां पर पिछली बार जीत का जो अंतर है वो कम रहा है, तो उन सीटों पर भी पार्टी पहले टिकट का जोखिम उठा सकती है। क्योंकि बीजेपी कॉन्फिडेंट है और उसको लगता है कि 10 साल में जो काम हुआ है तो अब उसके सामने कोई मुश्किलें आने नहीं है। पीएम मोदी का चेहरा है, राम मंदिर का निर्माण है, धारा 370 को हटाने की बात है, और देश में जिस तरह से विकास की बयार बहाने की कोशिश हुई है, तो उसी के मद्देनजर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पहली सूची में किन किन के नाम होंगे। मेरे साथ में केकड़ी से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम है, जो कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में इनका विधानसभा क्षेत्र आता है। शत्रुघ्न गौतम, क्या तैयार है बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक? बीजेपी के सब लोग तैयार हैं। बीजेपी का बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक नेता चुनाव के इस महासंग्राम के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में एक अच्छा वातावरण है। इस बार भाजपा 400 पार रहेगी। जनता तैयार बैठी है 4 साल के मोदी जी के विकास को। जनता तैयार बैठी है। आपके यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो विधायक का चुनाव हार गए किशनगढ़ में, तो क्या उनकी टिकट कटती है, कोई नया चेहरा आता है, तो फिर किस तरह से माहौल वहाँ पर दिखेगा? ऐसा है, हर चुनाव का अलग टेम्परामेंट होता है, हर चुनाव की अलग गणित होती है। निश्चित रूप से वो उस चुनाव से इस चुनाव को मत जोड़िए आप कि 2018 में हमारी सरकार नहीं बनी राजस्थान में, लेकिन हम 186 विधानसभा में जीते हैं, 25 की 25 सीटें जीती है, तो इस चुनाव को उससे जोड़ना गलत है। निश्चित रूप से 400 पार होगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता तैयार बैठा है, पूरी जनता तैयार बैठी है, 400 पार है। चाहे मोदी जी ने जो जनता के काम किए हैं, तो दावे अपनी तरीके से यहाँ पर बाबूलाल किए जा रहे हैं। अनूप हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो आज बीजेपी की सीईसी मीटिंग पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनूप, हमने जानने की कोशिश बाबूलाल के जरिए की कि कौन सी वो सीटें राजस्थान की हो सकती हैं जिन पर आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाए। आप बताएं कि चूंकि लोकसभा के सभी राज्यों में चुनाव होने हैं और उस लिहाज से राजस्थान में कितनी सीटों के उम्मीदवार आ सकते हैं और राजस्थान का नंबर शुरू में किन कारणों से आ सकता है उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के जरिए? देखिए, आपको बता दूं कि आज 6:30 बजे से बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और आपको बता दूं कि चुनाव के तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, उससे पहले ही बीजेपी सीईसी की बैठक हो रही है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर हमने देखा है कि जब चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाती है उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाती है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारियां बहुत आगे के स्तर पर है और यही वजह है कि पहले ही सीईसी की बैठक कर रही है। दूसरी तरफ आज जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हारी हुई सीटें हैं उस पर मंथन कर रही है और उस पर नामों
पर जो है वो आज मुहर लगाई जाएगी। जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान को बीजेपी को लगता है कि इस बार बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। बीजेपी को किसी तरह से कोई दिक्कतों का सामना राजस्थान के स्तर पर नहीं होने जा रहा है। बीजेपी का फोकस इस बार ज्यादा से ज्यादा, और कह सकते हैं कि आज की जो बैठक हो रही है उस पर उन सीटों पर है जिन सीटों पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीती थी। देखिए जो पिछली बार चुनाव लड़े गए थे उसमें बीजेपी को 133 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 303 सीटें जो है बीजेपी जीती थी। तो जो 133 सीटें हैं बीजेपी के लिए वो काफी अहम सीटें हैं और बीजेपी को लगता है कि और जाहिर तौर पर बिल्कुल अनूप आप नजर बनाए रखें, ये पता चलेगा शाम को बैठक के बाद। और आपका भी बाबूलाल धायल बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरीके से बीजेपी की सीसी की बैठक के बाद लिस्ट सामने आती है, किस पैमाने पर उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।